साथियों, आप सब जानते हैं कि 25 जून को देश के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जन्मदिन था। जम्मू की विश्वकर्मा लाइब्रेरी में उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। बलवंत राज कटारिया वहाँ पर मुख्य तौर पर उस सारे प्रोग्राम को देख रहे थे और आए हुए सब लोगों को वीपी सिंह की खूबियाँ और ओबीसी समाज और दलित समाज की कहाँ पर मजबूरी रही है जिस कारण नुकसान हुआ है बहुजन राजनीति को, इस पर चर्चा हुई। जब कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग होते हैं। हर एक स्पीकर जो है वो अपनी बात रखना चाहता है जिसमें बड़ी सारी बातें छूट जाती हैं, लेकिन उन पर बात करना ज़रूरी होता है। तो वीपी सिंह जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम दोबारा से चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ बलवंत कटारिया जी हैं। कटारिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। कटारिया साहब, कैसे देख रहे हैं? पहले तो वीपी सिंह का जन्मदिन जो है वो आपने 25 जून की उस गर्मी वाले दिन आपने वहाँ पर अपनी स्पीच में भी कहा कि बड़ी सारी गर्मी है, एसी में बैठ कर के ये कर सकते थे, लेकिन जो ओबीसी समाज ने सहा है, जो बहुजन समाज ने सहा है, उस गर्मी को हम लोगों को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। तो पहला सवाल मेरा ये है कि वीपी सिंह पर आज हम अगर चर्चा करने जा रहे हैं तो वीपी सिंह का योगदान क्या रहा है ओबीसी के लिए, खास करके क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा होती है जब वीपी सिंह का नाम आता है। जी जी सर, ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री तो 1947 के बाद शुरू हो गए जी, और सोशल जस्टिस का मुद्दा जो है वो इवन आज़ादी से पहले ही चल रहा था जी। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे सोशल जस्टिस की जी। तो ये लड़ाई जो है, जब अम्बेडकर कानून मंत्री बनते हैं तो भी लड़ाई जारी रही जी। कमीशन पे कमीशन बने, कालेलकर कमीशन बना, मंडल कमीशन बना, लेकिन ये नॉर्मली सरकारें ये समझ के बनाती थी कि इनको ठरकाना है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है इनको ठरकाते रहो कमीशन बना के। जी। जैसे आम लोग कहते हैं जी कमीशन बनाया जाता है ठरकाने के लिए। तो उसमें एक, अब क्या कहें कि भगवान की तरफ से जहाँ बाई चांस ऐसा हुआ कि एक मंडल कमीशन जो था वो बीपी सिंह साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने लागू कर दिया। जो 1950 या 55 में होना था वो 1990 में हो गया। तो सभी जानते हैं लगभग कि जो मंडल कमीशन लागू हुआ, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण अनाउंस हुआ जी। फिर उसका विरोध हुआ तो बीपी सिंह ने उस विरोध को नहीं माना। उसी विरोध के चलते उनकी सरकार चली गई नो कॉन्फिडेंस मोशन में। तो ये सारी चीजें जो है अभी 30-35 साल होने को जा रहे हैं। तो हमने उनका बर्थडे इसलिए मनाया था कि ये सारी चीजें ताजा हो जाएं और जो नई जनरेशन है जो आज ओबीसी का आरक्षण ले रही है, बेनिफिट ले रही है, तो उस जनरेशन को ये पता चले कि भाई ये ओबीसी आरक्षण कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कौन प्राइम मिनिस्टर था जिसने इम्प्लीमेंट किया। तो एक फर्ज भी बनता है हमारी ओबीसी कम्युनिटी का कि उस पर्सन को, उस महान हस्ती को हम याद करें। जी। एक सवाल ये उठता है कि देश के ज़्यादातर प्रधानमंत्रियों को लोग जानते हैं और जैसा आपने कहा कि जिसकी बदौलत ओबीसी समाज को आरक्षण मिला, उसे ओबीसी समाज के लोग ही नहीं जानते। ये एक विडंबना है कि जिनकी बदौलत ओबीसी समाज को आरक्षण मिला वो पढ़ लिख पा रहे हैं, नौकरियों में उन्हें हक मिल रहा है, तो उन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाना और उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होना, ये कितना गलत है? सर, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ओबीसी का भला नहीं चाहते ये उन लोगों का षड्यंत्र है कि वीपी सिंह हो गया, मैं तो कहूँगा अम्बेडकर के साथ मैं कंपेयर तो नहीं करता लेकिन श्रेणी वही आती है। जी। डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फूले, कांशीराम, बीपी सिंह और बीपी मंडल जी। ये जो लोग हैं इन्होंने टर्निंग पॉइंट दिए हैं, इन्होंने क्रांतिकारी डिसीजन लिए हैं जी। और एससी ओबीसी के लिए इन्होंने वो काम किए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो कोई कर नहीं सकता या करने की हिम्मत नहीं रखता था जी। अब उन लोगों को ये लोग भूल जाएं, ये एक षड्यंत्र है। जी। हमारे लोग सीधे साधे हैं,
हमारे लोग ये इतनी बारीकी से या इतनी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हैं। आप बीपी सिंह को तो ये भूल गए हैं हमारे ओबीसी लोग, लेकिन धीरे धीरे ये उसी तरह से बीपी सिंह बाहर आ रहा है जैसे अंबेडकर आया। 1955 के बाद अंबेडकर भी गायब हो गया था जी। लेकिन आज आप देख लीजिए, जय भीम के नारे पार्लियामेंट में बोल रहे हैं लोग, और एक नहीं 7 एमपी वहां पर पहुंच गए हैं अंबेडकरवादी। जी, जी, जी। इसी तरह से बीपी सिंह वादी भी बढ़ेंगे। और अभी पिछले साल आपको पता है मिस्टर स्टालिन जो सीएम है तमिलनाडु के, उन्होंने वहां पे बीपी सिंह का स्टैचू लगाया है जी। फुल साइज स्टैचू लगाया है। तो स्टैचू जब लगना शुरू हो जाते हैं तो वही स्टैचू जो है पब्लिक को जागृत करते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। ओबीसी लोगों को जो षड्यंत्र है, जो ओबीसी के जो लोग हुए हैं, उनके महापुरुष हुए हैं, उनको छिपाना, उनसे दूर करना का जो षड्यंत्र है उसको समझें और अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ें और उसको फॉलो करें। ये खाली बीपी सिंह को गायब नहीं किया गया है जी। लालू प्रसाद यादव का भी करेक्टर असैसिनेट हुआ है। नहीं, इस पर आएंगे, हम इस पर बात करेंगे कि ओबीसी नेताओं को या बहुजन नेताओं का करेक्टर किस तरीके से जो है धूमिल किया जाता है और कैसे उनका राजनीति में उनकी राजनीति को खत्म किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि वीपी सिंह के लिए कैसे ये मजबूरी थी कि मंडल कमीशन पर काम करना, या फिर वाकई में वीपी सिंह के जहन में ये चल रहा था कि ओबीसी की बात करनी है? नहीं सर, ऐसा है कि वीपी सिंह अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे जी। उस टाइम भी उसको मिस्टर रियलिटी बोलते थे कि वो ही वाज ए रियल पर्सन। वो जो पॉलिटिशियन होते हैं दोगले, उसमें वो करेक्टर नहीं था। ही वाज ए वेरी लर्नड पर्सन, आर्टिस्ट भी था, वो एक विद्वान था, फिलोसफर था, राजा है बेसिकली। वो राजा है, अभी मांडा का राजा यूपी में कोई जगह है, तो वहां का राजा, चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है और नीट एंड क्लीन छवि का बंदा था। जब उसने कांग्रेस छोड़ी है तो उस पर एलिगेशन, वो डिफेंस मिनिस्टर था तो उसकी मिनिस्ट्री में घोटाला हुआ बफर्स का, तो उसने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि ही वाज मैन ऑफ रियलिटी, कि वो एक ईमानदार और मतलब एक ईमानदार करेक्टर था। तो उस शायद वही मेरा ये मानना है कि वही उनकी ईमानदारी जो है वो संसद में जब पहुंचे तो उनके मैनिफेस्टो में ये था, जनता दल जो उन्होंने बनाया था थर्ड फ्रंट। मैं आपको बता दूं कि जो मंडल कमीशन है ना कांग्रेस ने लागू किया ना भाजपा ने लागू किया, ये थर्ड फ्रंट था जनता दल, जिसके सरप्रस्त जो थे वो बीपी सिंह थे और वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने अपनी ईमानदारी, जो उनके अंदर ईमानदारी थी, उन्होंने ईमानदारी से वो मंडल कमीशन लागू कर दिया, क्योंकि वो करना था। वो सरकार उसी मुद्दे पे बनी थी, तो कांग्रेस ने 10 साल दबा के रखा। देखो उसकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 1980 में आ गई जी। तो 1980 से 1990 तक 10 साल तो कांग्रेस ने उसको दबा के रखा। वो एक मुद्दा था, तो वीपी सिंह ने उसको मुद्दा बनाया और प्राइम मिनिस्टर बन गए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जी। फिर विरोध हुआ। लेकिन बहुजन समाज का या ओबीसी का अगर बात करें तो किस तरीके से खमियाजा भुगतना पड़ा वीपी सिंह को, ये सबके सामने है। मंडल और कमंडल की उस वक्त जो राजनीति चली, उस राजनीति में खास करके ओबीसी समाज क्यों नहीं समझ पाया कि हमें किस ओर जाना है, हमारे लिए ठीक रास्ता कौन है या गलत रास्ता कौन सा है, हमें किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। क्या है कि राजनीति सर, जो आम आदमी है वो राजनीति समझ नहीं सकता। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन का जो बेनिफिट है, जो इम्पैक्ट है, वो ओबीसी समाज पे बहुत ज्यादा था। 52% पॉपुलेशन थी और विरोधियों को ये पूरा लग रहा था कि अब तो वीपी ही वीपी रहेगा, हम तो किसी खाते में नहीं रहे। तो उस टाइम फिर मंडल कमीशन का जो इम्पैक्ट था, जो सिम्पति थी लोगों में, उसको खत्म करने के लिए जय श्री राम चलाया गया। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसी बहाने वीपी सिंह की सरकार गिराई गई, तो लोगों को जय श्री राम की तरफ लगा दिया और लोग वीपी सिंह को भूल गए। तो ये एक बड़ा वीपी सिंह का जो है वो पॉलिटिकल करियर जो है वो डाउन कर दिया गया। उसको लालच भी नहीं था, वो सेल्फलेस पर्सन था, उसको कोई पॉलिटिकल गेन लंबा नहीं चाहिए था, उसने खुद भी कहा है। लेकिन उसने जो कर दिया वो चीज, चाहे वो 1 साल का प्राइम मिनिस्टर था, वो बेटर था उस प्राइम मिनिस्टर से जो 15 साल रहा या 10 साल रहा। हमें लेंथ को क्या करना है।
तो कहने का मतलब है कि बीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका जो कद है आज भी भारतीय समाज में बहुत ऊंचा है। क्योंकि वीपी सिंह ने ये कहा कि मैंने जो गोल करना था कर दिया, चाहे मेरी टांग टूट गई है, ऐसी उनकी बात जो है वो बताई जाती है। हाँ, कहने में मिलता है। उन्होंने तो ये कहा है कि जो जब विरोध हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जो बड़ी क्रांतियां होती हैं, बड़ी क्रांतियों में ये चीजें चलती हैं तो होने दो, मैंने जो सोशल जस्टिस का स्टेप जो लिया है वो मैं वापस नहीं लूंगा। अभी हम बहुजन नेताओं पर आ जाते हैं। लालू प्रसाद यादव हैं, अखिलेश हैं, हमारे पास मुलायम सिंह हैं, काशीराम साहब हैं, नीतीश हैं, स्टालिन हैं हमारे पास। तो ऐसे नेता हैं हमारे पास, जब उंगलियों पर गिने तो कमी नहीं है। लेकिन इनके करैक्टर को किस तरीके से धूमिल कर दिया जाता है, इनकी छवि कैसे धूमिल कर, ये एक इशू है। ये आम जनता को मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर स्टालिन जो सीएम हैं तमिलनाडु के, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शरद यादव, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो इवन जो आंध्रा के तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू, तो ये सारे जो लीडर हैं, जो ओबीसी लीडर हैं, बहुत सारे लीडर हैं और बहुत कॉम्पिटेंट लीडर हैं। इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो संघर्ष इन्होंने किया। अभी जम्मू कश्मीर में ऐसा ना किसी को पता है, ना कोई इतना कर सकता है, लोग जानते भी नहीं है। तो ये जो सारे लीडर हैं, इनका करैक्टर असैसिनेट हुआ है। ये इन लोगों को बदनाम किया गया है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि आम तौर पर आप जाओ, अनपढ़ समाज को पूछोगे, ओबीसी वालों को, कि भाई लालू प्रसाद को कितना पढ़ा लिखा है, वो बोलेगा अनपढ़ है। जबकि ये सच्चाई है कि लालू प्रसाद जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, मायावती लॉ ग्रेजुएट है, नीतीश कुमार भी ग्रेजुएट है। तो ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनको पब्लिक में बदनाम करके, इनका करैक्टर डाउन करने के लिए, असैसिनेट करने के लिए ब्लेम लगा के इनके करैक्टर को डाउन कर दिया जाता है, ताकि ये ओबीसी नेता जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आके अपना हिस्सा ना मांगे, अपने क्लेम ना रखें। जी, एक चीज ये रहती है कि बहुजन समाज एक तो अपने नेताओं को नहीं समझ पाया और उनकी छवि कैसे धूमिल की जाती है, ये दो चीज़ें समझ में आती हैं। वीपी सिंह की सरकार बनी, बहुजन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें, और बहुजन समाज ये जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे गुमराह कर दिया जाता है, वो अलग बात है। अब मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, और इसमें ओबीसी का कितना बड़ा योगदान है सरकार को बनाने में और सरकार को गिराने में। ये दिलचस्प है। 1990 में बीपी सिंह सरकार जी, जो ओबीसी मैक्सिमम ओबीसी लोगों द्वारा सपोर्टेड थी, जहाँ वोटिंग की थी लोगों ने, और ओबीसी का मुद्दा था उसमें मॉडल कमीशन। बीपी सिंह वाज सपोर्टेड बाय बीजेपी जी 1990 में। अब बीजेपी सपोर्टेड बाय नीतीश कुमार और तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल उल्टा दिख रहा है ना आपको। तब वो सपोर्टेड बाय बीजेपी था, बीजेपी सपोर्टेड बाय अदर्स। वो जो नीतीश कुमार है वो जनता दल का हिस्सा थे। नीतीश कुमार जनता दल जो बीपी सिंह का था उसका पार्ट है। नीतीश वाज मिनिस्टर इन बीपी सिंह गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम बीजेपी ने बीपी को सपोर्ट किया था, अब बीजेपी को बीपी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर वो गिरी थी तो ये गिरने की भी आप बातें सुन रहे हैं, चांसेस हैं। रोज रात को एक नई खबर, मतलब मसला सेम है। तो हिस्ट्री रिपीट होती है। कहते हैं ना, जो किसी के लिए खड्डा खोदता है उसके लिए भी कुआं तैयार होता है। तो साल तो चाहे 30-35 लगने के बाद ये इतिहास रिपीट हो रहा है। एक चीज में ये बता दो, और दूसरी कि एससी ओबीसी आज के समय में काफी अवेयर हुआ है। और ये जो इलेक्शन हुआ अभी पीछे, कांग्रेस ने चाहे कैंपेन की, चाहे भाजपा ने की, चाहे तीसरे किसी ने की, कैंपेन में मुद्दा वही था कि ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, एससी का आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे, इनकी जनगणना कराएंगे, जो भी इनके मुद्दे हैं, मतलब मुद्दे वही हैं। तो कहने का मतलब अब पार्टियों के पास और कुछ नहीं बचा। इन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, श्री राम भी ट्राई करके देख लिया, राम मंदिर ट्राई करके देख लिया, पाकिस्तान ट्राई करके देख लिया, चाइना ट्राई करके देख लिया। अब कुछ नहीं बचा। अब एससी और ओबीसी को देखना पड़ेगा, इनका वेलफेयर, जो इनकी डिमांड्स हैं वो इनको मतलब ड्यू शेयर देना पड़ेगा, और क्या है। तो
तो वही बचता है सरकारों के पास। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है ओबीसी एसटी लोगों की। आखिरी सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री का फोटो संसद में संविधान को माथा टेकते हुए वायरल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के कई लोग थे जो भारतीय संविधान को ख़त्म करने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया, अभी आपने बताया कि मुद्दे बदल गए, मुद्दे वहीं पर आ गए। एससी और ओबीसी समाज, बहुजन समाज के मुद्दों पर चर्चा हुई। सर ये वो चीज जो है ना, संविधान बदल देंगे, वो एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं हुआ और वो एक बहुत महंगा पड़ा जी कि संविधान बदल देंगे। वो जो स्टेटमेंट थी, मैं समझता हूँ कि उसी स्टेटमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया कि जो हमारे एससी ओबीसी एसटी लोग हैं, इन लोगों को तो संविधान ही तो इनको देता है सब कुछ। इनको स्टेटस जो मिला है तो संविधान की वजह से मिला है। धर्म तो थोड़ा इनको आज भी मानता है, धर्म तो आज भी इनको नीच मानता है, संविधान इनको बराबर मानता है। तो इसलिए ये लोग जो है समझ गए कि भाई अगर संविधान बदला तो हम तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम 1947 से पहले थे। इसलिए जो इलेक्शन का जो वो ट्रेंड चेंज हो गया, तो सीटें भी चेंज हो गई, सब कुछ रिजल्ट चेंज हो गया, नतीजे चेंज हो गए, लोग चेंज हो गए, पार्टियां का सारा समीकरण जो है वो बिगड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एससी एसटी ओबीसी लोग अभी अवेयर हैं, अवेयर हैं, अपने हक को पता है इनको। इतना पता है कि हमें संविधान सर्वोपरि है, संविधान जिंदा रहना चाहिए, तभी हिंदुस्तान में हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए कटारिया साहब। तो वीपी सिंह जो देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे, उनका ओबीसी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो योगदान है, किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, ये आप सबने सुना। और ओबीसी समाज को खासकर मैं ये कहूँगा कि वीपी सिंह को नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके से ओबीसी समाज को आरक्षण मिला है, युवा पीढ़ी को ये समझना होगा। और बाकी हमारे जो महापुरुष हैं, बाबा साहेब, कांशीराम साहेब, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, और जितने हम नाम गिना सकें कम हैं, जितने हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई बहुत बड़ी एक लड़ाई रही है। और भारतीय संविधान ऐसे ही नहीं बना। बाबा साहेब का संविधान एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये एससी एसटी ओबीसी समाज जानता है। चाहे ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होते, लेकिन इन्हें मालूम है कि इनके लिए भारतीय संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, भारतीय संविधान से बड़ी कोई किताब नहीं है, और भारतीय संविधान से बड़ा कवच कोई नहीं है, जिसका नतीजा आपने पिछले इलेक्शनों में देख लिया। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।